एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये माना जा रहा है और ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जब जब अतीक अहमद का नाम हम ले रहे हैं तब तक उमेश पाल मर्डर केस का जिक्र हो रहा है। शूटर्स तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ये साफ संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि जब अतीक अहमद को साबरमती से लेकर यूपी लाया जा सकता है, जो शूटर्स अभी तक फरार है उन तक भी पहुंचा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए करीब 15 प्रयागराज की टीमें हैं, इसके साथ ही जो एसटीएफ आगरा डिवीज़न, एसटीएफ लखनऊ डिवीज़न, एसटीएफ प्रयागराज डिवीज़न, ये सारी चीज़ें, ये सारी टीमें कहीं ना कहीं उन शूटरों के सुरागशी में लगी हुई हैं। और जो भी इनपुट मिल रहा है, देखिए कल आगरा की बात की जाए, पता चला कि एक जो अतीक अहमद का एक कोई लिंक निकल कर आया और एक विपक्षी दल का एक नेता को 2 घंटे हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की छोड़ दिया गया। इससे पहले जयपुर वाले हाईवे पर 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया और उनको एसटीएफ लखनऊ डिवीज़न उठाकर ले गई, उनसे पूछताछ की गई होगी और अगर उनको लगा होगा कि ये चीज़ों तो उनकी हिरासत में भी होंगे वो। तो कुल मिला के कहा जाए, धरती आसमान कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में वो शूटर छिपे हैं, देर सवेर वो अरेस्ट होना तय है। या वो सलाखों के पीछे रहेंगे या जो हश्र और नज़र आ रहा है कि वो सब देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मामले में एक शूटर के भाई है, उसका संदिग्ध हालत में शव मिला, 2 वो एनकाउंटर किए ही जा चुके हैं। तमाम जो लेफ़्ट राइट जो कहते हैं कि उसके गुर्गे हुआ करते थे अतीक अहमद, वहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो कुल मिला के जिस तरीके से आपको याद होगा लिट्टे, श्रीलंका में एक लिट्टे बहुत ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिसमें राजीव गांधी तक शहीद हुए देश के प्रधानमंत्री, उसका समूल नाश श्रीलंका में हो गया और आज पूरी तरह शांति है। तो कुल मिला के ज़रूरत है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति एक रखने वाले एक मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रण लिया है, जो कन्विंस उन्होंने जनता को किया है और पब्लिक भी उनको जिस तरह से फेवर कर रही है और एक रणनीतिक अप्रोच के साथ, एक प्लानिंग के साथ जिस तरह से इन माफियाओं का एलिमिनेशन हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ऐसे जब चीज़ें ठीक होंगी, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं जब वो उत्तर प्रदेश को या तो खुद छोड़ देंगे या उनको सरकार एलिमिनेट कर देगी, तभी इस उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तभी इस उत्तर प्रदेश में अमन चैन भी कायम रहेगा और तभी इस उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित होगा। सरकार क्लेम करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी वजह से इसी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर दोबारा सत्ता में काबिज हुए हैं। करीब 34-35 साल बाद कोई राजनीतिक दल को या कोई मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल जो स्टेट है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से माफिया राज रहा है और सत्ता पोषित, राजनीति पोषित जो माफिया राज रहा है, अब उनके दिन फिर चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में सीधा मैसेज है योगी आदित्यनाथ का कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा ये खिलौना लेगा। और अब काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोटा की ओर आगे बढ़ रहा है ये काफिला। और अब कोटा होते हुए, कोटा ऐसे में जो पूरा जो अनुमानित जो समय 20-21 घंटे लगाया जा रहा था, वो लग रहा है कि 24 से 25 बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं देखिए ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएगा उसका हश्र बुरा ही होगा। शैलेश, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्या जब अतीक अहमद कोर्ट में पेश होगा, जब उसे सजा सुनाई जाएगी, तो क्या परिवार का कोई सदस्य मौजूद रह सकता है? क्योंकि अगर परिवार की बात की जाए, परिवार के नाम पर कोई भी मौजूद नहीं है। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो फरार है, बेटे दोनों गायब है, कोई सुराग नहीं लग पाया है। और दूसरी तरफ अगर भाई की बात करें तो खुद वो भी पेश होगा कोर्ट में। तो क्या कोई अन्य सदस्य इस वक्त उस वक्त जब पेश किया जाएगा अतीक अहमद को कोर्ट में, उस समय मौजूद रह सकता है? देखिए, अतीक अहमद के अगर आप परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी हो, बेटे, उन पर तो वैसे ही मुकदमे हैं, उनको तो खुद ही पुलिस तलाश रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी गैर मौजूदगी वहां पर रहेगी। और निश्चित रूप से जहाँ तक बात करते हैं करीबियों की, तो इस समय जिस तरह से सरकार की निगाहें भी टेढ़ी हैं अतीक अहमद को लेकर, जिस तरह से अतीक अहमद के ऊपर कानून का पूरा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कोई भी करीबी वहां पर दिखेगा ये थोड़ा सा कहना भी मुश्किल होगा। हालांकि जो अतीक अहमद की बहन है, हो सकता है कि वो वहां पर उनकी मौजूदगी हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से
जिस समय कोई भी कानून के शिकंजे में होता है तो तमाम करीबी वैसे भी साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। ये जो उनका जब डर था, जब खौफ था, जो आतंक का साम्राज्य था, तब उनके साथ तमाम लोगों की एक भीड़ दिखती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब जो है वो स्थितियां बदल चुकी हैं। अब तो खुद कहीं ना कहीं अतीक अहमद खुद पनाह मांगते हुए स्थिति में है। और ऐसे में अगर बात की जाए करीबियों की तो तमाम कहते हैं कि बुरे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ जाती है, अंधेरा होता है जब तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। तो वैसी ही स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अतीक अहमद के सामने नजर आ रही है। तो अपने कितना साथ देंगे ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से बात करें, जिस अपने रसूख के दम पर वो सियासत में पहुंचा था, जिस तरह से जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी रहे होंगे उनकी सरपरस्ती के बिना वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब वही सियासत, अब वही बात की जाए, सत्ता जो है वही जो सरकार है, सरकारें बदल गई। अब जो सरकार है वो निश्चित रूप से अतीक अहमद के ऊपर जिस तरह से निगाहें टेढ़ी हैं और जितनी बड़ी चुनौती उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दी गई, पूरे सिस्टम को दी गई, सरकार को दी गई, तो अब उसका जवाब देने का वक्त जो है वो सामने है। और ऐसे में अब सरकार उस चीज का, पुलिस प्रशासन उस चीज का जवाब दे रहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह से कोई कानून को चुनौती देगा, अगर कोई इस तरह से अपराध करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये संदेश देने की कोशिश जो है एक बार पहले मुख्तार अंसारी के मामले में भी सरकार ने की और अब अतीक अहमद के मामले में भी कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। अब देखना ये है कि किस तरह से 28 तारीख को कोर्ट का फैसला क्या आता है, कितना बड़ा झटका जो है वो मिलता है अतीक अहमद को। तो ये जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये तय करेगा उस दिन का फैसला कि आगे का जो भविष्य है इसका अतीक अहमद का वो क्या होने वाला है। तो इसी के ऊपर सबकी निगाहें। बहरहाल अभी तो पूरा फोकस जो है वो यही कि सुरक्षित तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद को लाया जाए और उसी के ऊपर पूरा काम चल रहा है, पूरी रणनीति के तहत काम चल रहा है और काफिला जो है वो भी तेजी से प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। जी शैलेश, क्योंकि अगर देखा जाए स्टॉपेज की अगर बात की जाए तो 18 स्टॉपेज हमने बताया कि 18 स्टॉपेज कहीं ना कहीं निर्धारित किए गए हैं। क्या, क्योंकि देखिए अभी तक तो सिर्फ बॉर्डर्स पे हमने देखा जहां पर 2 जगह 3 जगह रुका गया है काफिला, तो क्या जब यूपी में पहुंचेगा काफिला, क्योंकि जिस वक्त यूपी में पहुंचेगा उस वक्त ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत चुनौती रहने वाली है कि उस ट्रैफिक के बीच में कैसे सुरक्षित तरीके से अतीक को प्रयागराज पहुंचाया जाए। तो क्या यूपी पहुंचने पर भी जो स्टॉपेज है वो लिए जा सकते हैं? देखिए कम से कम स्टॉपेज 18 की जो संख्या थी अब वो बदल जाएगी और कम से कम स्टॉपेज लेके कैसे जल्दी से जल्दी अतीक अहमद को पहुंचाया जाए प्रयागराज, अब इसके ऊपर फोकस है। जहां तक बात की जाए जो यातायात की और ट्रैफिक की, तो देखिए डीजीपी खुद निर्देश जारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से रात में जैसे ही डीजीपी की तरफ से निर्देश जारी हुए वैसे ही जो जिलों में कप्तान है, जो यातायात की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी नीचे पूरा एक रोड मैप, एक पूरा प्लान, एक पूरा चार्ट तैयार कर लिया गया है कि किस रूट से उसको जिले के अंदर से ले जाया जाना है, कहां पर ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज करना है। यानी ट्रैफिक जो है वो बाधा ना बने इस पूरे काफिले की राह में, ब्रेक ना लगे इस काफिले की राह में, यही एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और ये जो स्टॉपेज की संख्या थी ये भी बदली हुई नजर आएगी। ये संख्या ये माना जा रहा है कि पहले से कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोशिश क्योंकि यही है कि कम से कम रुका जाए, जल्द से जल्द पहुंचा जाए ताकि सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचा दिया जाए। इसके ऊपर फोकस है। जाहिर सी बात है जो स्टॉपेज की संख्या है ये भी अब कुछ कम देखने को मिलेगी। बहरहाल काफिला लगातार चल रहा है और सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ये काफिला शिवपुरी पहुंच जाएगा। इसके बाद 10 से 11 बजे के बीच में ये काफिला झांसी और दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में चित्रकूट ये काफिला पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में एंटर होते ही जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो पुलिस बल है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि जो जिले से स्कॉट लगाया जाएगा वो भी एक्स्ट्रा स्कॉट लगाया जाए, इसको लेकर तैयारी की गई है। जिले स्तर पर कोई चूक ना हो, इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान इस पूरे मामले में रखा जा रहा है। जी शैलेश, जब मध्य प्रदेश पहुंचेगा ये काफिला तो क्या मध्य प्रदेश पुलिस, जो लोकल पुलिस है, क्या इस काफिले को ज्वाइन करेगी और मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से शहर हैं जहां से होता हुआ ये काफिला गुजर सकता है, क्या अनुमान जताया जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब ये काफिला आएगा तो जिस जिस जिले से क्रॉस करेगा
वहां पर अगर हम बात करें तो देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी और वहां पर ये जो काफिला होगा उसके साथ में जो लोकल पुलिस होगी वो एस्कॉर्ट करने के लिए लगा दी जाएगी। जैसे ही जिस जिले के बॉर्डर में ये पहुंचेगा वहां का जो थाना होगा, देखिए खाली ये नहीं कि जिले में पूरे जिले में एक ही टीम चलेगी, वहां पर भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो जिस थाना क्षेत्र से निकल रहा है वहां की गाड़ी पुलिस की एस्कॉर्ट करेगी इस पूरे काफिले को। जिस तरह से आप देखते हैं कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है या कभी मान लीजिए अगर बात की जाए एयर एम्बुलेंस से किसी को ले जाना, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो जो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्थिति आती, कुछ वैसी ही व्यवस्था जो है वो इस समय अतीक अहमद को प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए पूरी की जा रही है कि कहीं पर भी स्टॉपेज जो है उनके अलावा इस काफिले में ब्रेक ना लगे और काफिला जो है वो अपनी पूरी रफ्तार से चलता रहे। रोड इस हिसाब से चिन्हित किए जा रहे हैं रूट्स जो हैं जहाँ पर रोड्स अच्छी हो, क्योंकि अगर रोड अच्छी होगी तो वहाँ से लाना आसान हो जाएगा, वहाँ पर ब्रेक नहीं लगेगा। यातायात अगर मैनेज कर लिया तो एक रफ्तार जो है जो बनाई जाएगी उससे ये काफिला तेजी से आगे बढ़ जाएगा और ऐसे में जो 6-7 बजे तक का समय प्रयागराज पहुंचने का है उसको कुछ कम भी किया जा सकता है। तो पूरा जो मंथन है वो इस पूरे रूट पर हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर किया जा रहा है और इसी के तहत रणनीति के तहत इस काफिले को आगे ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेश, तो ये पूरा रूट आपने समझाया। एक बार फिर से नितिन का रुख करूंगी। नितिन, बहुत जल्द राजस्थान का रूट जो है वो कंप्लीट कर लेगा ये काफिला, उसके बाद मध्य प्रदेश का जो रूट है उसे भी उतनी तेजी के साथ उस सफर को भी पूरा करना है। उसके बाद जब यूपी में एंट्री होगी, झांसी सबसे पहले पहुंचेगा ये काफिला, तो कितना समय और लगेगा? डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो झांसी टू प्रयागराज कितना डिस्टेंस है जिसे इस काफिले को कवर करना है? क्या अनुमान लगाया जा रहा है, डिस्टेंस कितना है? देखिए बिल्कुल करीब 450-500 किलोमीटर का ये पूरा जो रूट है इसको क्रॉस करके प्रयागराज पहुंचना है। तो कुल मिला के इसको लेकर जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में काफिला पहुंचेगा, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बढ़ जाएगा सरकार का। और काफिले में जो अभिषेक भारती हैं, जो डीसीपी हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। 3 एडिशनल सीपी लगे हुए हैं, पहली 45 जो पुलिस के जवान हैं कमांडोज के साथ, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर से निर्देश दिए गए हैं कि जिस जिले से होकर काफिला गुजरेगा वहाँ पूरी तरह से उसको एस्कॉर्ट किया जाएगा, जाम में नहीं फंसने देना है। पूरी तरह ग्रीन कॉरिडोर, जिस तरह से कई दफ़ा देखा जाता है कि कोई एयर एम्बुलेंस के लिए कोई पेशेंट जाता है या कोई ऑर्गन डोनेट किया जाता है तो पूरी तरह से जो कॉरिडोर बनाया जाता है, ऐसे ही कॉरिडोर बनाया जाएगा। हर एक नाके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, इसको लगा दिया गया है, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। कुल मिला के किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं पब्लिक सामने ना आए, किसी तरह का कोई पशु सामने ना आए, इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। तो कुल मिला के ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कवायद है, ये होमवर्क एक मिशन मोड पर किया गया है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से इसको लेकर पिछले दिनों लगातार मीटिंग्स हुई हैं। मुख्यमंत्री को पूरा जो ऑपरेशन है उसको ब्रीफ किया गया और उसके बाद ये सारी चीज़ें साबरमती जेल में लेटर पहुंचता है कि इस तरीके से कि आप प्रत्यर्पण कराइए और इसको ले जाना है, कोर्ट में पेशी होनी है। जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर साबरमती जेलों से अतीक अहमद को भेज दिया गया। और अब जब अतीक अहमद का स्टेटमेंट आज जब आया है कि 5:45 बजे बैठने के बाद वो कह रहा है कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं, कोर्ट के जरिए मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये एक डॉन को भी डर लगता है। ये बड़ा कहने वाली बात है कि कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन उसको डर लगता है अगर डर लगाने वाला कोई व्यक्ति सामने मौजूद हो। और योगी आदित्यनाथ ने वो डर पैदा अतीक अहमद के कर दिया है, उसके पूरे परिवार के कर दिया है। और इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे मोस्ट वांटेड अगर कोई फैमिली है तो अतीक अहमद की फैमिली है, जहां अतीक अहमद से लेकर उसका भाई, उसके तमाम गुर्गे, उसके बेटे, उसकी पत्नी और XYZ जिसने भी अतीक अहमद को थोड़ी भी पनाह दी है, थोड़ा भी मदद की है, कैसे भी मदद की है, वो आज उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर है। और योगी आदित्यनाथ का जो तीसरा नेत्र खुल चुका है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब इस पूरे गैंग का समूल नाश होना तय है, सफाया होना तय है, कैसे भी हो, चाहे वो एनकाउंटर के ज़रिए हो या कानूनी कार्रवाई करते हुए, कोर्ट के ज़रिए सशक्त पैरवी करते हुए उसके खिलाफ बड़ी कड़ी सज़ा दिलाकर हो। तो कुल मिला के मिट्टी में मिलाने की जो प्रक्रिया है वो नज़र आ रही है। आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई है, कानूनन तौर पर मुकम्मल सज़ा के लिए पूरी तरह से प्लेटफॉर्म तैयार है और 28 तारीख को उसको अपने
कुकर्मों की, अपने पापों का उसकी सज़ा मिलेगी। तो इसके लिए अब रवानगी हो चुकी है और मध्य प्रदेश होते हुए जिस तरह से चित्तौड़गढ़ से काफ़िला आगे बढ़ा है और अब जब मध्य प्रदेश की सीमा में काफ़ी लंबा सफ़र तय करके जब ये झांसी पहुंचेगा और झांसी के बाद तमाम बुंदेलखंड में 7 ज़िले पड़ते हैं। यूपी के जो बुंदेलखंड का इलाका है, 19 विधानसभा आती हैं, उससे होते हुए चित्रकूट होते हुए ये प्रयागराज की ओर पूरा जो काफ़िला मूव करेगा, तो वहाँ एक अलग ही तरह से कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि यूपी सरकार की चौहद्दी लग चुकी है। उसके पेरीफेरी में ये काफ़िला गुजरेगा, तो वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हालांकि इस मामले में गुजरात सरकार हो या राजस्थान सरकार पूरी तरह से उसको उस क्रिमिनल को लाने में पूरी तरह सहयोग कर रही हैं और वहाँ भी जो भी संभव मदद मांगी गई है वो स्थानीय लेवल पर हर एक ज़िले में, हर एक बड़े शहर के जो अधिकारी हैं संभव मदद कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये चीज़ें जो सोर्सेस से पता चली हैं कि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, उसने कुछ खाया नहीं है, उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नज़र आ रहा है। ये बता रहा है कि ये होना भी चाहिए। एक क्रिमिनल जो किसी की जान लेने से चूकता नहीं है, जो भरे बाजार गोलियों से किसी को भून देता है, किसी के माँ का लाल को सदा सदा के लिए सुला देता है, किसी बहन की कलाई को सूना कर देता है, किसी पत्नी का सिंदूर को उजाड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे क्रिमिनल को खौफ उसके चेहरे पर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर बात की जाए, अगर हिंदू माइथोलॉजी में भी ये रहा है कि जो राक्षसों का संहार किया गया है और उसी क्रम में लोकशाही में भी अगर इस तरह से कानून सम्मत तरीके से अगर किसी भी अपराधी को सज़ा दिलाई जाए, प्रभावी पैरवी की जाए, उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष मजबूती से कार्रवाई करे, साक्ष्य जुटाए, कोर्ट में मजबूत दलीलों, मजबूत तर्कों और साक्ष्यों के साथ पुलिस पैरवी करे, गवाह अपनी बात रख सकें, तो हाँ, ये मुमकिन है कि उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। तो कुल मिलाकर आरुषि, आप समझ सकते हैं कि ये अब चीज़ें काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरे देश की नज़रें हैं, उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश की नज़रें हैं, ये क्रिमिनल को किस तरह से ले जाया जा रहा है। और देखिए, जब पंजाब के रोपड़ से मुख्तार अंसारी को लेकर जब लाया गया था, तो उस समय भी एबीपी गंगा ने बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की थी और उसका मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस कवरेज का मैं हिस्सा रहा। और मैंने देखा कि किस तरह से उस समय मुख्तार अंसारी को भी मौत नज़र आ रही थी और मुख्तार अंसारी को किस तरह से उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी गई है। उस पे अब बेटे जो अब चित्रकूट में था, जो अब्बास अंसारी, उसको भी कासगंज की पचलाना जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जब एक राजनेता जो ईमानदार होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो चाहता है कि जनता का कानून सभी के लिए बराबर हो, सभी एक समान हो, कोई व्यक्ति किसी भी तरह से कानून को खिलौना ना समझे, तब अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, सत्ता की बागडोर संभालता है और वो प्रो पब्लिक अप्रोच रखता है, तो नतीजे मिलते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता ने इसीलिए बागडोर सौंपी है कि जो सत्ता पोषित जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो माफिया हैं, उनको कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण ना दे। और ये यहाँ इस बार होता हुआ दिख रहा है। मुख्तार अंसारी को समझ आ चुका है कि वो दिन अब उसके रहे नहीं हैं। एक व्यक्ति, एक संत, एक ऐसा गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर इस समय सत्ता की बागडोर संभाले हुए है, जो कहीं ना कहीं दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ संकल्पित है कि वो ऐसे क्रिमिनल का समूल नाश करके रहेगा। और देखिए, इस पूरे मामले में आप समझ सकते हैं कि लेडी डॉन की भूमिका, शाइस्ता परवीन की भूमिका भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से एक महिला जो पूरी तरह से मास्टरमाइंड है, जो खुद प्लानिंग के तहत शूटरों को बुलाती है, वीडियो कॉल के जरिए अशरफ और अतीक बरेली और साबरमती जेल से जिस तरह से उस प्लानिंग का हिस्सा रहते हैं और एक प्लानिंग को 2-3 बार नाकाम रहने के बाद चौथी बार पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। उसका बेटा उसमें पूरी तरह शामिल रहता है, चाहे वो उसके तमाम जो शूटर हैं वो किस तरह से बेखौफ होकर गोलियों से उमेश पाल सिंह और उसके दोनों गनरों को भून देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्थिति क्रिएट हुई है, सीधे सीधे कानून के राज को चुनौती दी है, पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है, तो अंजाम अब भुगतना तय है। जी बिल्कुल, तो ये पूरा बताया नितिन ने कि किस तरीके से देखिए अतीक अहमद का राज था और अब जब उसके पाप का घड़ा भर चुका है तो अब सजा का समय आ गया है और इसी के लिए प्रयागराज उसे लाया जा रहा है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।